ब्लैक रॉक वर्ल्ड में सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और जियो को सब लोकली जानते हैं। लोग मार्केट में बोलते हैं कि इट्स लाइक मैरिज मेड इन हेवन। तो इसके बारे में कुछ बताइए। A larger level, when the joint venture discussions happened, I think the realization was कि किसी इन्वेस्टर को डिसाइड करना है कि कौन से थीमेटिक फंड में डालना है, तो कैसे डिसाइड करें। सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स बहुत दर्शकों को पता नहीं होगा कि दुनिया में ज़्यादा जगह है ही नहीं। सो इंडिया इज़ अ वेरी यूनिक मार्केट। अलादीन को यूज़ करके एक्सपेंस रेशियो कम होता है। ट्रेडिशनल जगह पे आप बहुत सारे फंडामेंटल एनालिस्ट होंगे अलग अलग सेक्टर्स को कवर करने के लिए, वो हमें चाहिए ही नहीं। क्या आप एक बार डिटेल में एसएई को समझा सकते हो? अगर हम और लोगों को इंक्लूड कर सकें इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू द स्टॉक मार्केट्स, देन इट विल बी वेरी इम्पैक्टफुल फॉर इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू धन्स पॉडकास्ट। आई होप आपको हमारा लास्ट पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आज हम एक बहुत ही स्पेशल ऑफिस में हैं जो एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप को सिग्निफाई करता है। दिस पार्टनरशिप इज बिटवीन जियो एंड ब्लैक रॉक। टुडे विद अस वी हैव मिस्टर ऋषि कोहली, हु इज द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ जियो ब्लैक रॉक। हाय ऋषि जी, कैसे हो आप? बढ़िया, गुड। ऋषि जी, ये पॉडकास्ट को हम थोड़ा कैजुअल रखेंगे। हाँ जी। विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट योर बैकग्राउंड, आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे अच्छे से। श्योर। तो हम शुरुआत करते हैं आपकी पूरी जर्नी से। आपका नेटिव कहाँ पे है, आपका लाइक स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुआ है, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। श्योर। सो मेरे पेरेंट्स दोनों दिल्ली से हैं, लेकिन माय फादर वाज वर्किंग इन कैलकाटा फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। सो Okay. टेक्निकली आई एम बोर्न इन दुर्गापुर, लेकिन मैं 1 साल का भी नहीं था जब हम कैलकाटा शिफ्ट हुए। और उसके बाद मेरे पिताजी वहाँ पे करीबन 25-27 साल थे वहाँ पे। सो मेरी सारी स्कूलिंग और अपब्रिंगिंग कैलकाटा में ही हुई। सो दैट वे आई रिलेट more to Calcutta around growing up. I went to DVPC, Don Bosco Park Circus school वहाँ पे, and I was staying in a place called Lake Gardens, which is very well known in Calcutta. उसके बाद फिर मैं IIT और IIM गया अपने फर्दर एजुकेशन के लिए। सो स्कूल में आप कैसे थे, मतलब शरारती थे या फिर मतलब आपका नेचर कैसा था स्कूल में? I would say mixed, मतलब not among the most शरारती, लेकिन somewhere in between. Okay. और इंटरेस्ट था बहुत सारी चीज़ों में, स्पोर्ट्स। इनफैक्ट इनिशियल फ्यू इयर्स वाज मोर स्पोर्ट्स। तो स्प्रिंटर था मैं, 100-200 मीटर्स भागता था इनफैक्ट टिल IIT डेज। और आई यूज्ड टू विन आल्सो। और अपार्ट फ्रॉम दैट फुटबॉल, सॉकर में इंटरेस्ट था। आई वाज अ सेंटर फॉरवर्ड। Okay. सो मोर एक्टिव स्पोर्ट्स Yes. में इंटरेस्ट था मेरे को। एंड देन थोड़ा बहुत डिबेटिंग, एलोक्यूशन काइंड ऑफ थिंग्स। सो आई थिंक शुरू के younger years, early years of school was more about sports and extracurricular activities. फिर I think 10th onwards थोड़ा सा पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दी। उसके पहले तो it was like हर साल कुछ नया करना है। सो IIT का आइडिया कहाँ से आया? लाइक 12th तक आपकी स्कूलिंग डॉन बॉस्को में हुई। हाँ जी। आपको किसने बताया कि IIT में जाना है और इंजीनियरिंग करनी है? सो स्कूल में कई सीनियर्स थे जो प्रिपेयर करते थे, और बाई चांस जो मेरा क्लोजर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स बना, उसमें भी देवर सम पीपल जो मेरे से पहले स्टार्टेड रीडिंग अबाउट ऑल दिस एंड थिंकिंग अबाउट ऑल दिस। तो वहाँ से शुरू में मैं सुना मैंने, और फिर नेचुरल इंटरेस्ट था इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एंड दैट वाज अ लॉजिकल स्टेप कि IIT का प्रिपरेशन कर लो और उस कुछ समय। पेरेंटल प्रेशर भी था कि यार इंजीनियरिंग करनी है या फिर कुछ करना नहीं, एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा रिवर्स था मेरे केस में। सो ऑनेस्टली जब मैं IIT की प्रिपरेशन कर रहा था 11th एंड 12th में, तब मेरे पिताजी ने मुझे एक्चुअली कहा, जबकि वो खुद मैकेनिकल इंजीनियर हैं फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन द अर्ली डेज जब IIT दिल्ली बना भी नहीं था, राइट। सो एंड ही वाज अ टॉपर देयर, बट डिस्पाइट दैट उन्होंने मुझे कहा था कि he feels कि आई एम मोर सूटेड फॉर समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस। आई सेड नहीं, मतलब दैट मीन्स कॉमर्स करना पड़ेगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अच्छा लगता है, सो मैं IIT की प्रिपरेशन करूँगा। तो मेरे केस में थोड़ा उल्टा हुआ, क्योंकि IIT जाने के बाद मुझे पता चला कि शायद मेरे पिताजी सही बोल रहे थे। IIT की जर्नी कैसी थी? लाइक कॉलेज लाइफ कैसा था आपका, आपके फ्रेंड्स वगैरह कैसे थे? कॉलेज में भी आप लाइक पढ़ाई में अच्छे थे या फिर कैसा था आपका वहाँ पे? IIT में तो आने के बाद रेवलेशन होता है, क्योंकि सब अच्छे स्टूडेंट्स आए होते हैं। हाँ। सो लकीली मेरे स्कूल में जो मेरा क्लोजर सर्कल जो मैंने बताया पढ़ रहा था IIT के लिए, सो ऑल वर सुपर स्मार्ट एंड सुपर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो वाइल आई वाज गुड, बट ऐसा नहीं था कि आई वाज द नंबर 1 अमॉन्ग देम ऑल्सो।
उनमें भी मैं नंबर 5 रहा हूँगा. देवर अ फ्यू पीपल मच बेटर देन मी एंड मोर कंसिस्टेंट ऑल्सो. तो इसलिए मुझे वो शौक उतना नहीं लगा. लेकिन लेट्स से जो मेरे फ्रेंड्स में जो टॉपर्स रहे थे थ्रू आउट स्कूल एंड डिड वेरी वेल, टॉप रैंकर्स आईआईटी में भी, एग्ज़ाम में भी. सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट, जब पूरे कंट्री से इतने स्मार्ट, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग लोग आते हैं तो वो एक थोड़ा सा लगता है कि Insecure. अब हम टॉपर नहीं रहे, काइंड ऑफ थिंग. बट लकीली मेरे केस में वो था ही नहीं कभी, सो दैट वाज फाइन. आई सेटल डाउन प्रीटी फास्ट. अदरवाइज इट वाज मोर कि जिन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट ज़्यादा था वो पढ़ते थे, अदरवाइज टेक इट अ लिटिल कैजुअली. तो क्लासेस बंक करी आपने हाँ ड्यूरिंग हाँ, कॉलेज? बहुत बहुत प्रॉक्सी भी दिया, सब किया. तो आईआईटी की जर्नी के बाद लाइक डिड यू गेट अ कॉलेज प्लेसमेंट या फिर? यस, सो इंटरेस्टिंगली आईआईटी, जो मैं आपको फादर से रिलेटेड किस्सा बता रहा था, सो फर्स्ट ईयर ऑफ आईआईटी के बाद मुझे वही रियलाइज़ हुआ थोड़ा कि शायद मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है आगे. एटलीस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग था मेरा स्ट्रीम, तो वो तो नहीं करना है. अब आईआईटी में अगर आप कोर इंजीनियरिंग नहीं करते हो तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर, आईटी रिलेटेड चीज़ें तो सभी डिपार्टमेंट वाले लोग कर लेते हैं. सो दैट वाज द अदर ऑप्शन. सो आई वाज गुड एट प्रोग्रामिंग एंड नेचुरल एट इट, लेकिन नॉट लाइक मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि उसमें ही करियर बनाना है. तो इसलिए आफ्टर द फर्स्ट ईयर एट आईआईटी आई एक्चुअली थॉट कि अब एमबीए करना पड़ेगा टू चेंज द स्ट्रीम. सो उसके बाद इसीलिए नेक्स्ट 3 इयर्स जो सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग और वैल्यू एड लगे लॉन्ग रन में वो ज़्यादा फोकस किया, और जिनमें नहीं लगा उतना नहीं किया, यही सोच के कि कैट एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा टू चेंज द स्ट्रीम आगे. ओके. तो और फिर इसीलिए फिर काफ़ी चीज़ें कर सके वहाँ पे, जैसे एग्ज़ाम्स के पहले जाके मूवीज़ देख रहे हैं, दोस काइंड ऑफ थिंग्स फिर रेगुलरली होता रहा. लाइक कितना गैप था, जैसे आपने आईआईटी कंप्लीट किया आपकी पढ़ाई, फिर उसके बाद जो आपने एमबीए किया उसके बीच में कितना गैप था? लाइक इमीडिएटली किया. Immediately, हाँ, okay. मुझे पता था अगर मैंने 1-2 साल काम कर लिया तो मेरे से नहीं हो पाएगा, अच्छा. तो इसलिए मैंने इमीडिएटली कर लिया. काफ़ी क्लैरिटी थी मतलब आपको कि यार हाँ, एमबीए. तो वो फर्स्ट ईयर के बाद वो क्लैरिटी एक एक करके आती रही. हाँ. तब तक तो ज़्यादा सोचा नहीं था. तो ड्यूरिंग दिस टाइम आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट कैसे आया? लाइक आपने कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी या फिर? तब तक ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं था. सो जैसे आई थिंक आजकल ऑब्वियसली स्कूल डेज में भी कईयों को इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है, या कोई फैमिली में अगर है डिस्कशंस होते हैं तो इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है. एक्सपोजर एनीवे अभी ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है. उस समय ये सब था ही नहीं, और मेरे फैमिली में दूर दूर तक किसी ने फिनेंस या स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीज़ें नहीं करी थी, तो उतना वैसे बैकग्राउंड नहीं था. तो आई वुड से इवन टिल फर्स्ट सेकेंड ईयर ऑफ आईआईटी भी ऐसा कुछ फोकस या बैकग्राउंड नहीं था. यही था बस कि आईएम से एमबीए करना है आइडियली, और वहाँ पे मल्टीपल स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगी. तो उसके बारे में जब थोड़ा बहुत पढ़ा तो ऐसा लगा कि फिनेंस और मार्केटिंग इंटरेस्टिंग लग रहा है. उससे ज़्यादा एक्सपोजर एज सच नहीं था उस टाइम पे. तो जब आप आईएम लखनऊ में गए तो वहाँ पे आपको कैसे लोग मिले? बैचमेट्स कैसे थे आपका वहाँ पे? कैसी? हाँ, सो वहाँ पे एक अलग फील था, राइट. सो आईआईटी में ऑब्वियसली ऑल ब्रेनी गाइज, लेकिन जो इंटरेस्टिंग एक्सपोजर आईआईटी में मुझे लगा वो ये लगा कि अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री से आए. वो मुझे ऑलवेज बहुत इंटरेस्ट करता है. आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू हैव फ्रेंड्स जो ऑब्वियसली आई मीन एट सम वेवलेंथ यू नीड टू मैच, लेकिन अदरवाइज डाइवर्स बैकग्राउंड्स, डाइवर्स एक्सपीरियंसेस वाले लोग मुझे इंटरेस्ट करते हैं काफ़ी. तो आईटी में भी मैंने वैसे टाइप का ही सर्कल बनाया हुआ था, तो वो इंटरेस्टिंग था आईटी में. आईएम में ये था कि उतना डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग नहीं थे, लेकिन डाइवर्स फील्ड्स से आए हुए थे, राइट. सो नॉट सोशल डाइवर्स बैकग्राउंड बट डाइवर्स फील्ड्स. तो ऑब्वियसली लोग, कोई कॉमर्स करके आया है, कोई आर्ट्स करके आया है, कोई इंग्लिश करके आया है, राइट. सो उस तरह के लोग ऑब्वियसली, बिकॉज आईटी में सारे इंजीनियरिंग फोकस्ड और टेक फोकस्ड लोग थे, तो क्राउड नहीं था. वो आईएम में हुआ. और एक कई बार जब आप आईआईटी या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग कर रहे हो, वो एक बैक ऑफ द माइंड होता है कि यार ये कॉमर्स में या ये इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं यहाँ टाइम पास होता होगा, क्या कर रहे होंगे. बट देयर व्हेन यू मीट द इंटेलिजेंट और द स्मार्टर पीपल फ्रॉम दोज ग्रुप्स, तो वो एक अलग एक्सपोजर और आई ओपनर होता है. तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. गॉट इट. तो एमबीए के बाद वहाँ पे कॉलेज प्लेसमेंट हुआ या फिर? हाँ, सो वहाँ पे फिर जाते ही ऑफ कोर्स वो तो काफ़ी स्ट्रेनुअस शेड्यूल होता है. इमीडिएटली अकाउंटिंग के कोर्सेज होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, और ऑब्वियसली वो इंजीनियर्स के लिए काफ़ी टफ होता है पहला कोर्स. उसके बाद लेकिन इंजीनियर्स होते हैं, दे यूज टू पिकिंग अप थिंग्स फास्ट, तो फास्ट पिक हो जाता है. तो सिमिलर हुआ फर्स्ट टाइम. ऑब्वियसली कुछ नया था तो थोड़ा टाइम लगा, बट उसके बाद पिक हो गया मेरे से भी और इमीडिएटली इंटरेस्ट आया. सो फिनेंस रिलेटेड कोर्सेज में एंड मार्केटिंग ऑल्सो टू सम एक्सटेंट
बट फिनेंस मोर। सो मुझे ये था कि हाँ, ये दोनों पे फोकस करना है और ऑब्वियसली फिनेंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। Got it. वो आ गया। और फिर प्लेसमेंट्स के टाइम यस, मतलब आई एम लखनऊ था, सो उन ईयर्स में जो एकदम टॉप जॉब्स थे फिनेंस के ग्लोबली, वो अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता आते थे, लखनऊ नहीं आते थे। बट लीमन ब्रदर्स ने फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन किया था एंड दे हैड डन अ वीडियो कॉल फ्रॉम न्यूयॉर्क। तो वहाँ पे भी फाइनल शॉर्टलिस्ट में आई वाज देयर, बट आई डिडंट गेट थ्रू। एंड देन इंडियन जॉब्स में ICICI सिक्योरिटीज़ का जॉब वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडियन इंडस्ट्री फॉर फाइनेंस, सो आई गॉट दैट, सो आई वाज हैप्पी टू टेक दैट अप। गॉट इट। MBA के टाइम पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिले होंगे जिनका थोड़ा बिजनेस वाला माइंडसेट होगा या फिर वो बिजनेस करना चाहते होंगे, और आपने भी काफ़ी टीचर से सीखा होगा कि यार बिजनेस कैसे किया जाता है। कभी आपका मन नहीं किया कि यार खुद का कुछ करता हूँ बिजनेस वगैरह? नहीं, सो उस समय तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज अगेन थोड़ा बहुत एटलीस्ट इन दोज डेज थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हो इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, तो देन इट बिकम्स मच ईजियर टू रिलेट टू इट। मेरा वो नहीं था बैकग्राउंड वैसा इन अ क्लोजर सर्कल, तो इसलिए इमीडिएटली तो ऐसा कोई इंटरेस्ट आया नहीं। अगेन एज आई सेड, अभी इट्स मच ईजियर बिकॉज हर रोज़ स्टार्टअप की खबरें आती हैं, आपके पास नए आइडियाज़ आते हैं, सिस्टम भी ईजियर हो गया है। लाइक इन अ लॉट ऑफ IITs, IIMs ऑल्सो, वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स या फाइनल प्रोजेक्ट्स में स्टार्टअप्स स्टार्ट करने देते हैं, और इंस्टीट्यूट्स आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद तक भी देती हैं कई बार। तो दैट environment I think has become very nice, very conducive for doing business. उस समय तो ये सब था भी नहीं, so unless you had a direct exposure to something, it was not easy to think in that direction. तो उस समय तो मैंने नहीं सोचा, बट हाँ, very quickly into the job in a few years मुझे ये था कि थोड़ा सेमी एंटरप्रेन्योरियल एटलीस्ट होना चाहिए। गॉट इट। तो ICICI सिक्योरिटीज़ में आपका रोल क्या था और वहाँ पे आप क्या करते थे? तो इनिशियली तो ICICI सिक्योरिटीज़ का टिल अ फ्यू इयर्स बिफोर दैट टाई अप होता था JP Morgan के साथ। सो JP Morgan इन इंडिया ऑन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड वाज एक्चुअली ICICI सिक्योरिटीज़। फिर JP Morgan डिसाइडेड टू कम डायरेक्ट, तो ऑब्वियसली दैट रिलेशनशिप ब्रोक ऑफ 2-3 इयर्स बिफोर आई ज्वाइंड। तो उसके वजह से ICICI सिक्योरिटीज़ में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक प्रैक्टिसेस थे कि आप आओगे एज अ फ्रेशर फ्रॉम द लीडिंग इंस्टीट्यूट्स, एंड 1 ईयर दे विल बी रोटेशन अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंक। तो आप 1-2 महीने इक्विटी रिसर्च भी करोगे, 1-2 महीने आप डेट मार्केट्स का भी करोगे, 1-2 महीने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करोगे, 1-2 महीने पब्लिक मार्केट रिलेटेड चीज़ें, ब्रोकिंग एंड ऑल करोगे। तो वो देयर वाज अ डिज़ाइन प्रोग्राम। तो आई स्टार्टेड ऑफ इन दैट प्रोग्राम, लेकिन जो इंडिया की इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट थी वो उसी समय स्टार्ट हुई थी, एंड ICICI सिक्योरिटीज़ वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स टू स्टार्ट doing equity derivatives for a lot of large domestic and large FPI clients. तो उनको हेल्प चाहिए था equity research में from some of us juniors. तो वहाँ पे हमारा रोटेशन हो रहा था मेरे ग्रुप का 1 by 1। तो मेरा जब हुआ, मुझे एक नेचुरल इंटरेस्ट IIM में आ गया था इन डेरिवेटिव्स। इनफैक्ट IIM में रहते हुए मैंने कुछ पेपर्स लिखने की कोशिश करी थी ऑन वेदर डेरिवेटिव्स, विच वॉज वेरी न्यू इन द US एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो उसके वजह से थोड़ा स्टॉक मार्केट एंड डेरिवेटिव्स रिलेटेड मुझे बैकग्राउंड IIM में हो गया था। एंड जब ISEC में मैंने वो 1 महीना इनिशियली हेल्प किया ऑन सम रिसर्च रिपोर्ट्स दैट दे वांटेड टू ब्रिंग आउट ऑन डेरिवेटिव्स, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा इवन ऑन द प्रैक्टिकल साइड ऑफ इट, क्योंकि उसके पहले तो थियोरेटिकल पता था। एंड बिकॉज बिजनेस सडनली बूम्ड, तो द हेड्स ऑफ दैट डिवीजन एंड ओवरऑल ऑफ द फर्म, उन्होंने मुझे पूछा कि आप फुल टाइम इसमें जाना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि हमें हेल्प चाहिए और आप अच्छा कर रहे हो इसमें। तो मुझे सिंपली यही लगा कि मुझे अच्छा भी लग रहा है, लॉन्ग टर्म भी नया है, तो ऑब्वियसली ग्रोथ होगा यहाँ पे, और प्लस मुझे ऑल एरियाज ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंक में रोटेशन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आई सेव दैट टाइम ऑल्सो। तो आई मूव फुल टाइम इनटू द डेरिवेटिव्स बिजनेस एट दैट टाइम। ओके, सो लाइक मतलब आपकी क्वांट वाली जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है इसके बाद, लाइक? हाँ, सो फिर मैंने वो ICICI सिक्योरिटीज़ में था फ्रॉम 2001 till end of 2003. That was as a portfolio manager? That was on the institutional broking side. Okay. So a lot of the initial derivatives trades that came, arbitrage होता था शुरू के दिनों में ज़्यादा, but a lot of directional trades also in terms of index futures and hedging and all that. तो ये global prop desks of banks इंडिया में करते थे, कुछ hedge funds करते थे. So those were all our clients. Domestics mutual funds भी थे, but obviously their activity was lesser and थोड़ा muted in terms of what kind of things they can do. But the global clients were very interesting, and because of ICICI brand name and bank, थोड़ा उनको comfort भी आता था, तो we were the leading players
to get the FPI derivative trades. तो that was the focus there. लेकिन फिर वहाँ पे मैं 2003 एंड तक था. उसके बाद 2004 बिगिनिंग में आई जॉइंड अ फर्म कॉल्ड SSKI सिक्योरिटीज़, जो अभी शेर खान सबको पता होगा. अब मेरा ही भी आ गया उसमें. बट शेर खान का इंस्टीट्यूशनल आर्म, बिकॉज शेर खान वाज ऑलवेज फोकस्ड ऑन रिटेल. तो उनका जो इंस्टीट्यूशनल आर्म था, इट वाज अ लार्ज ब्रोकर इन दोज ईयर्स इन द कैश इक्विटी ब्रोकिंग मार्केट. बट डेरिवेटिव स्टार्ट करने वाले वो लास्ट ब्रोकर्स थे. तो उनको चाहिए था कि सम रिलेटिवली यंगर पर्सन कम्स विद न्यू आइडियाज़ एंड बिल्ड्स दैट बिजनेस. तो जैसा कि मैंने कहा कि इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ माय करियर मुझे लगा कि कुछ नया करना चाहिए और थोड़ा सेमी एंटरप्रेन्योरियल हो तो मज़ा आएगा. तो आई टुक अप दैट अपॉर्चुनिटी एट SSKI टू स्टार्ट देयर डेरिवेटिव्स बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच. और एज आई वाज सेइंग अर्लियर कि तब तक ज़्यादा एक्टिविटी डेरिवेटिव्स रिलेटेड आर्बिट्राज, कैश फ्यूचर्स आर्बिट्राज में होता था. और मुझे हर समय लगता था कि ऑप्शंस मार्केट बड़ा हो जाएगा ओवर टाइम. सम ऑफ द इंडेक्स फ्यूचर्स रिलेटेड ट्रेडिंग, जैसे ग्लोबली मैनेज फ्यूचर्स CTA टाइप स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो बड़ी शायद होंगी इंडिया में आगे. दिस वाज ऑल बेस्ड ऑन नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग कि हाउ मार्केट्स डेवलप. ऐसा कोई फैंसी एनालिसिस नहीं था उसमें, लेकिन ये था कि इंडिया टिपिकली 15-20 ईयर्स पीछे चल रहा है US से. और यू नो व्हेन इट कम्स टू फिनेंस एंड नंबर्स वी आर all very smart and very fast. तो accordingly pick हो जाएगा. You know, it can happen sooner, definitely not later than 15 years behind. तो उस एंगल से जब आपने एनालिसिस की तो समझ में आ रहा था कि ये चीज़ें बढ़ेंगी. और मुझे एक नेचुरल इंटरेस्ट था भी उन टाइप की स्ट्रैटेजीज़ में. तो आई वॉज अमंग द फर्स्ट पीपल इन द मार्केट टू स्टार्ट रिसर्चिंग दैट, शेयरिंग दोज आइडियाज़ विद द ग्लोबल क्लाइंट्स. तो मेरा वहाँ पे SSKI में बिजनेस इसलिए बूम कर गया बिकॉज ऑफ बीइंग फर्स्ट इन दैट स्पेस एंड ब्रिंगिंग रिसर्च अराउंड इट. एंड उस दौरान में फ्रॉम 2004 टू 2007 बिकॉज मुझे ये डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज, ये सब में इंटरेस्ट था. और इंडिया में ज़्यादा उसमें रिसर्च और नॉलेज और बैकग्राउंड था ही नहीं किसी का. सो ऑब्वियसली फिर मैंने ग्लोबल चीज़ें पढ़नी स्टार्ट की, ग्लोबल लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया. आई रीच्ड आउट एज अ ब्रोकर टू ग्लोबल हेज फंड्स विच वर एक्टिव इन द सिस्टमैटिक और क्वांट स्पेस. एंड सरप्राइजिंग वॉज कि पीपल वर वेरी रिसेप्टिव एक्चुअली टू मीट. दे वर ऑल्सो क्यूरियस कि इंडिया में क्या हो रहा है, नया हो रहा है. सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स बहुत दर्शकों को पता नहीं होगा कि दुनिया में ज़्यादा जगह है ही नहीं. सो इंडिया वाज अ वेरी यूनिक मार्केट कि सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स है और लिक्विड था उस टाइम के हिसाब से भी. तो ग्लोबली काफ़ी हेज फंड्स को वो सब में इंटरेस्ट था. तो उनको वो समझना था, मुझे ग्लोबली क्या होता है समझना था. तो इट यूज्ड टू बी वेरी गुड इंटरेक्शन. और उस दौरान में फिर वो सिस्टमैटिक क्वांट स्टाइल, सिंस आई मेट अ फ्यू ऑफ दोज काइंड ऑफ पीपल, तो मुझे एक नेचुरल इंटरेस्ट आया गिवन माई बैकग्राउंड ऑफ IIM, IIT, बिफोर दैट ऑल्सो लाइकिंग प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी मुझे स्कूल डेज से पसंद थी और वही चीज़ें सिस्टमैटिक क्वांट में यूज़ होती हैं. तो वो सब बैकग्राउंड ऑल्सो हेल्प्ड. तो मैं फिर ज़्यादा सिस्टमैटिक क्वांट रिसर्च करने लग गया SSKI के लास्ट 1 or 2 ईयर्स में. और दैट इज़ हाउ आई गॉट इनटू द क्वांट फील्ड. गॉट इट. आई थिंक इसके बाद आपने सुयश एडवाइजरी में लाइक यू वर द फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर ऑफ अ सिस्टमैटिक क्वांट फंड. हाँ, so largely it was this hedge fund called Monsoon Capital out of US. So उनके फाउंडर थे इंडियन बट born and brought up in the US, so American that way. जिनका टाई-अप था एक लोकल टीम के साथ फॉर Monsoon Capital, which was running one of the largest India only funds in the traditional fundamental small cap long only fund kind of space. लेकिन उनके बहुत सारे फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट्स थे US में जो लॉन्ग शॉर्ट हेज फंड्स और क्वांटिटेटिव सिस्टमैटिक हेज फंड्स चलाते थे. तो उनको इंटरेस्ट था कि इंडिया एशिया में ऐसा ज़्यादा होता नहीं है, तो अगर हम कुछ कर पाएँ तो अच्छा रहेगा. तो ही एंड आई मेट समहाउ. ही वाज अ क्लाइंट फॉर SSKI ऑल्सो और हमारा अच्छा रिलेशनशिप हो गया. एंड देन इट ऑलमोस्ट बिकेम लाइक अ स्टार्टअप वेरी सेट कि यू हैव सम इंटरेस्टिंग आइडियाज़, आई हैव सम मनी, यू नो, आई विल फंड इट, आई विल टेस्ट इट यूजिंग माई प्रॉप कैपिटल. एंड देन 2-3 साल लगेंगे आपको सब फिगर आउट करने में कि किस में हम अच्छे हैं, क्या हमें अच्छा लग रहा है, और फिर हम पूरा बिजनेस प्लान डेवलप करेंगे. तो इसलिए वो आप सुयाश एडवाइजर्स, प्रो अल्फा कैपिटल आप देखोगे मेरे हिस्ट्री में, बट दोज वर ऑल पार्ट ऑफ मॉनसून कैपिटल बेसिकली. तो उस टाइम पे इंडियन मार्केट्स का कैसा परसेप्शन था, क्योंकि लिक्विडिटी कम थी. आप बोल रहे हो कि उस टाइम के हिसाब से भी ठीक लिक्विडिटी थी. तो लोग कैसे सोचते थे इंडियन मार्केट्स को लेके, और आपके पेरेंट्स, मतलब स्पेशली पेरेंट्स को रहता है कि यार स्टॉक मार्केट थोड़ा सा वो चीज़ रहती है, तो उनका क्या थॉट था और इंडियन मार्केट्स के बारे में लोग क्या सोचते थे? नहीं, सो ग्लोबली इंटरेस्ट इंडियन मार्केट्स में आई थिंक तब से था जो अभी भी दिखता है, बट लॉन्ग ओनली पर्सपेक्टिव से होता है ग्लोबली लोगों का पर्सपेक्टिव इंडिया का. इवन टिल टुडे आई वुड से 90%, क्योंकि इंडिया इज लुक्ड एट एज अ ग्रोथ मार्केट कि यहाँ पे डेमोग्राफिक्स अच्छा है, यंगर पॉपुलेशन है, ग्रोथ है मार्केट में.
तो ग्रोथ अगर है लॉन्ग टर्म, हमें आके लॉन्ग ओनली इक्विटीज से रिटर्न आएगा. एज अ हेज फंड, लॉन्ग शॉर्ट, क्वांट, सिस्टमैटिक, आई थिंक तब तो बहुत ही लो, मतलब पुअर तो नहीं कहूँगा बिकॉज इन्फॉर्मेशन ही नहीं था लोगों के पास. सो इट फॉर मी इट वाज, जैसे मैं और गौतम जाते थे ग्लोबली क्लाइंट्स को मिलने, तो वी वर रियली एजुकेटिंग देम कि इंडिया में क्या हो रहा है और स्टॉक फ्यूचर्स क्या हैं, और स्टॉक लेंडिंग बोरोइंग नहीं है लेकिन फिर भी स्टॉक फ्यूचर्स के थ्रू शॉर्ट करना ईजियर है. तो इनफैक्ट टिल टुडे देयर इज दिस कंफ्यूजन, यू नो, व्हेन यू मीट अ लॉट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स दे विल थिंक कि अरे स्टॉक लेंडिंग बोरिंग मैकेनिज्म इज नॉट वेरी रोबस्ट, मतलब आप शॉर्ट इजीली नहीं कर सकते. जबकि फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं, ईजियर है क्योंकि फ्यूचर्स हैं और कोई भी अंडरलाइंग आप ले लो, द स्टॉक फ्यूचर्स आर 3 to 4 times more liquid. So largely that has not changed too much. Obviously the information has become a little better with more people like me educating people globally now. अब पार्टनरशिप पे आते हैं जियो और ब्लैक रॉक की. हाँ जी. ब्लैक रॉक वर्ल्ड में सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और जियो को सब लोकली जानते हैं. लोग मार्केट में बोलते हैं कि इट्स लाइक मैरिज मेड इन हेवन. तो इसके बारे में कुछ बताइए कि ये जेवी कब स्टार्ट हुआ, इसका आगे का प्लान्स क्या है, और जो आप फंड लॉन्च कर रहे हैं उसके उसके बिहाइंड क्या थॉट प्रोसेस है, हमें वो सब जानना है. एक चीज़ और पूछनी है मुझे कि SAE क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी साइट्स पे देख लिया मैंने इसके बारे में, पर एक समझ नहीं आया पूरा तरीके से कि क्या होता है वो, तो उसके बारे में बता दीजिए. श्योर. सो पूरा बैकग्राउंड मैं देता हूँ और फिर ऐसे ही पे आएंगे. सो हाँ, जैसे कि आपने कहा कि जॉइंट वेंचर है ये जियो ब्लैक रॉक, AMC जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड. ब्लैक रॉक वर्ल्ड का लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है और लार्जली नोन फॉर a lot of passive funds, index funds, ETFs, and apart from that, a large part of the business is based on systematic strategies or what we call as quant strategies, but globally systematic is a broader term, तो हम वो use करते हैं. और जियो का obviously digital reach है, the brand is obviously very strong locally, but the digital reach is huge. मतलब काफ़ी large part of India's population is there on the Jio digital network somewhere or the other. तो इसलिए at a larger level when the joint venture discussions happened, I think the realization was कि data driven investment products और digital platform is the perfect mix. क्योंकि आप digitally distribute करोगे तो वो हर तरह के funds उतने easy नहीं होंगे, जो data driven है वो और easier रहेगा. और जो investors on the retail और HNI side भी digital platforms को used to है, वो typically थोड़े ज़्यादा tech savvy होंगे या tech enabled comfortable होंगे. तो उनको भी टिपिकली जो हमने देखा है कि डेटा ड्रिवन और सिस्टमैटिक प्रोसेसेस ज़्यादा सूट करते हैं. तो इसलिए ये जॉइंट वेंचर साथ में आया. एंड देन लार्जर गोल था जो मुझे भी अपील किया फॉर ज्वाइनिंग हियर वाज कि फाइनेंशियल इंक्लूजन रहेगा एंड यू विल टच द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, राइट, विच वे यू कैन मेक एन इम्पैक्ट. ऑब्वियसली सिस्टमैटिक चीज़ें इंडिया में उतनी प्रेवलेंट नहीं है, वो समझाने के लिए हमें काफ़ी कंटेंट, काफ़ी लर्निंग, अवेयरनेस करना पड़ेगा. बट दैट्स द होल एक्साइटमेंट अराउंड द जॉइंट वेंचर कि वो हम अवेयरनेस लर्निंग स्प्रेड करके और राइट प्रोडक्ट्स विच आर डेटा ड्रिवन सूटेड फॉर द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाके अगर हम और लोगों को इंक्लूड कर सकें इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू द स्टॉक मार्केट्स, then it will be very impactful for India in the long run. एक चीज़ पूछनी थी मुझे कि ये जो नया एक्टिव फंड आ रहा है, आई थिंक इट्स फर्स्ट एक्टिव फंड ऑफ जियो ब्लैक रॉक. इसमें आप अलादीन जो ब्लैक रॉक का सिस्टम है उसको कैसे यूज़ करोगे? हाँ, सो अलादीन हमारा एंड टू एंड इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है. जो हमारा डेटा है ट्रेडिशनल प्लस ऑल्टरनेटिव, वो सारा अलादीन के अंदर आ जाता है. और जो मॉडलिंग है जो सिस्टमैटिक और क्वांट रिसर्चर्स को करनी है वो भी अलादीन के अंदर आ जाता है. और फिर उसके थ्रू पोर्टफोलियो जनरेट होता है, जो भी अलग अलग टाइप के मॉडल्स और प्रोसेसेस हो सकते हैं. पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली जनरेट होके वो आगे ट्रेडिंग टीम को पुश हो सकता है अगेन थ्रू अलादीन. एंड देन वहाँ से इट कैन गो थ्रू टू ब्रोकर्स एज वेल थ्रू दी एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म्स. और फिर ब्रोकर्स से जो एग्जीक्यूशन प्राइसेस फिल्स आते हैं वो भी ऑटोमेटिकली अलादीन में अपलोड होके बैक ऑफिस टीम, ऑपरेशनल टीम को ऑटोमेटिकली चले जाते हैं. जो भी रिस्क और कंप्लायंस के रूल्स हैं, वेदर प्री ट्रेड, पोस्ट ट्रेड, वो सब भी अलादीन में इनबिल्ड हो सकते हैं. सो दैट यू नो इफ देयर इज सम प्री ट्रेड थिंग इट कैन फ्लैग इट ऑफ और नॉट लेट द ट्रेडर्स पास ऑन द ट्रेड्स. एंड अगर पोस्ट ट्रेड भी कुछ चेक्स हैं तो वो भी चेक हो जाएं, वो भी इंटीग्रेटेड है. और फिर वहाँ से डेटा वंस द बैक ऑफिस ऑप्स अप्रूव्स इट, वो कस्टोडियन को भी डायरेक्टली थ्रू द अलादीन प्लेटफॉर्म जा सकता है. सो it makes it a very comprehensive, very robust platform. Plus the same platform can be used by all the departments और जिसको जितना access देना है उनके काम के लिए वो आप दे सकते हो. तो obviously ये efficiency बहुत बढ़ा देता है.
एंड टेक एनेबलमेंट मीन्स दैट मैं स्केल पे चीज़ें कर सकता हूँ। तो अभी मेरे पास कम फंड्स हैं, लेकिन जब हमारे पास 50 या 100 फंड्स भी हो जाएंगे तो ये जो एंड टू एंड इंटीग्रेशन है इसके वजह से स्केल अप करना हमारे लिए काफ़ी ईजी रहेगा, एंड इसीलिए फिर हम कॉस्ट भी कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज़ अनदर की थीम्स फॉर अस कि आई वी वांट टू थिंक कीप द एक्सपेंस कॉस्ट रेशियो भी काफ़ी कम है, 0.5 का एक्सपेंस रेशियो है। हाँ जी। तो क्या लाइक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग या फिर अलादीन को यूज़ करके एक्सपेंस रेशियो कम होता है? हाँ जी, एग्जैक्टली जो मैंने अभी समझाया कि उसके वजह से मेरे को इन्वेस्टमेंट टीम में बहुत लार्ज टीम्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अ लॉट ऑफ इट इज़ डेटा ड्रिवन और बाकी सब सिस्टमैटिक क्वांटिटेटिवली हो रहा है। तो जैसे एक ट्रेडिशनल जगह पे आप बहुत सारे फंडामेंटल एनालिस्ट्स होंगे अलग अलग सेक्टर्स को कवर करने के लिए, वो हमें चाहिए ही नहीं। और ऑपरेशनल साइड भी हमें एज वी स्केल अप वी विल नॉट नीड टू ऐड सच लार्ज टीम्स गोइंग फॉरवर्ड ऑल द टाइम, क्योंकि काफ़ी काम हमारा अलादीन के थ्रू हो जाएगा। तो इसलिए हम कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो ज़्यादा होगा ही, लेकिन एज वी गेट द स्केल एंड एज द इम्पैक्ट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ स्केल किक्स इन, तो हमारा कॉस्ट बढ़ने नहीं वाला है, इसीलिए हम लो कॉस्ट सोल्यूशंस दे सकते हैं। एक क्वेश्चन ये था कि हाउ डू यू डिसाइड कि पैसिव फंड लॉन्च करना है या फिर एक्टिव फंड लॉन्च करना है, और थीमेटिक फंड्स को लेके आपका क्या व्यू है? सो हमारे लिए ब्लैक रॉक जैसे ग्लोबली भी पैसिव और एक्टिव दोनों करता है, लोकली भी हमारा प्लान यही है कि हम पैसिव और एक्टिव दोनों करेंगे और पैरेलल चलेगा। बीच में आप देखोगे कि कुछ पैसिव फंड्स लॉन्च हो रहे हैं और फिर एक्टिव फंड्स लॉन्च होते जाएंगे पैरेलली। सो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ज़्यादा वैल्यू ऐड एक्टिव फंड्स में होगा ओवर टाइम, बिकॉज वहाँ पे आप ज़्यादा वैरायटी ला सकते हो, ज़्यादा प्रोसेसेस ला सकते हो। पैसिव फंड्स में द ओनली वैल्यू ऐड इज़ कि आप ट्रैकिंग एरर कम रख लो और कॉस्ट जो हमारा एनीवे कम रहने ही वाला है। तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट फॉर मी एंड द टीम इज़ मोर ऑन द एक्टिव साइड, बट फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। आर दोनों पैरेलल लॉन्चेस कुछ ना कुछ होते रहेंगे। लास्ट मंथ हमारे पैसिव कुछ इंडेक्स फंड्स, 4 इक्विटी इंडेक्स फंड्स, एक फिक्स्ड इनकम इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ था। तो अब हम ये वाला फ्लेक्सी कैप ऐसे ही एक्टिव फंड लॉन्च कर रहे हैं, और नेक्स्ट फ्यू फंड्स भी हमारे एक्टिव फंड्स होंगे कुछ। क्या आप एक बार डिटेल में एसएई को समझा सकते हो? लाइक सो पहले मैं थोड़े सिंपल वे में बताऊंगा फॉर ऑल द रिटेल पीपल, एंड देन जस्ट ऐड द सिस्टमैटिक मोर एलिमेंट टू इट। तो सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी, first just breaking down the words very simply, equity obviously everyone knows, एक्टिव फंड है ये। अब काफ़ी लोगों को ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है जब आप मशीन ड्रिवन प्रोसेस की बात करते हो कि ये एक्टिव क्यों है, क्योंकि मशीन ड्रिवन प्रोसेस टिपिकली लोगों को लगता है थोड़ा पैसिव हो गया। सो एक्टिव इज़ नथिंग बट जब आप हमारा बेंचमार्क इस फंड में NSE 500 है, आपके सारे 500 स्टॉक्स नहीं होंगे, आप उसमें से यू नो वेदर इट्स 50, 100, 200, बट यू choose some subset of these stocks. Plus आपका sector weightages is not the same as what is there in the benchmark. जब आप ये कुछ चीज़ें वेरी करोगे तो वो एक्टिव फंड कहलाएगा इन अ वेरी सिंपल वे फॉर एवरीबडी। तो वो हम कर रहे हैं इसमें। फिर हम इसको सिस्टमैटिक इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज सिस्टमैटिक अगेन इन अ वेरी सिंपल वे मीन्स व्हेन यू फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स टू डिफाइन अ प्रोसेस एंड देन यू फॉलो दैट प्रोसेस वेरी डिलिजेंटली एंड इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर एंड डोंट डिविएट फ्रॉम इट, तो वो सिस्टमैटिक कहलाएगा। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं कि हमारा एक सेट ऑफ रूल्स है, हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल डेटा एंड ऑल्टरनेटिव डेटा, उनको एक वेटेजेस दे रहे हैं अलग अलग सिग्नल्स को, और फिर वो वेटेड एवरेज सिग्नल स्कोर्स को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो इसलिए हम इसे सिस्टमैटिक प्रोसेस बोलते हैं। और उसको आगे कंप्लीट करने के लिए जैसा कि मैंने अभी कहा कि सिग्नल्स को हम स्कोर्स दे रहे हैं और फिर वेटेड एवरेज फॉर स्कोर्स फॉर ईच स्टॉक निकाल रहे हैं, वो एक हम अल्फा स्कोर बोलते हैं, बट इन अ सिंपल वे अगेन इट बिकम्स अ रिलेटिव रिटर्न एक्सपेक्टेशन फॉर ईच ऑफ द 500 स्टॉक्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल। वो मेरा एक रिलेटिव रिटर्न एक्सपेक्टेशन हो गया। फिर हमारा एक ग्लोबल ब्लैक रॉक रिस्क मॉडल है, उसको हमने इंडिया के लिए मॉडिफाई करके एक ब्लैक रॉक इंडिया रिस्क मॉडल बनाया हुआ है। वहाँ से मेरा हर स्टॉक का एक रिस्क स्कोर आएगा, और फिर हर स्टॉक का मेरे पास लिक्विडिटी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट एनालिसिस है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब स्लिपेज इम्पैक्ट। तो जब आप ट्रेड करोगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द डे ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक, आपको जो प्राइस दिख रहा है स्क्रीन पे वो प्राइस तो आपको नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ योर ट्रेड एंड ट्रेडिंग ऑफ अदर्स, दैट विल वेरी बाय अ फ्यू पैसा रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन द लिक्विडिटी। तो वो एक आपका इम्पैक्ट कॉस्ट हो गया, बिकॉज मॉडल आपका हो सकता है बोले कि जो आपको प्राइस दिखा शुरू में उस पर होना चाहिए, तो वो भी एक मॉडल में जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे फाइनल अलादीन के ऑप्टिमाइजेशन इंजन में या मॉडल में आप बोलो, ये तीनों चीज़ें जाती हैं, अल्फ़ा, रिस्क एंड कॉस्ट, और फिर वो उन सबको ऑप्टिमाइज करके एट एनी पॉइंट इन टाइम मोस्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स एंड द वेट्स थ्रू आउट करता है। सो दैट वे इट इज़ अ मच सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस विच इज़ टेकिंग रिस्क कॉस्ट इनटू अकाउंट
which I think is very important and helpful for investors in the long run. और ये पूरा process systematic है, so it keeps running every day, every week, and we do a weekly rebalancing in the process. How do you manage tail risk यहाँ पे like? So it is a long only fund, so we are not really managing tail risk as such. If the markets fall, we'll also fall. But this process where we have a much more diversified portfolio, typically 2 to 3x the number of stocks compared to on average what is there in the category. So it becomes much more diversified, portfolio of stocks, and therefore the idiosyncratic risk is anyway lower, right? And the counterintuitive thing is that with the lower risk, how do you get the alpha? But our process shows that still it's possible to keep adding small edges, small alpha, and the more bets you take, a systematic process, keeps compounding that edge over time, and you can still target an interesting alpha on the long run. Do you guys plan to start any long short funds in the future? Yes. So as a lot of that SEBI has now defined this SIF category, specialized investment fund, in which you can do long short under the mutual fund umbrella. So there are plans for that down the line, but not immediately. Immediately there are a few more active funds, both on the equity and the fixed income side, that we will look at, and then SIF somewhere along the line. But yeah, definitely over the next year. आपने कभी discretionary trading करी है? और like what are your thoughts on discretionary trading versus algo या फिर quant trading? नहीं, तो starting में तो discretionary था, because while it was derivatives and technical kind of stuff in the early days, but it मतलब वो तो जर्नी था 3-4 साल का, where I became fully systematic. तो शुरू में it was a mix of discretionary and some signals, but that is how I got fully into systematic and quant, because वो जर्नी में मुझे क्लियरली समझ आया कि जितना आप रूल बेस्ड हो सकते हो और जितना प्रोसेस डिफाइन कर सकते हो, डिसिप्लिन आपका रहेगा, एंड लॉन्ग रन में ऑनेस्टली वो डिसिप्लिन का ही अल्फा है मेरे एक्सपीरियंस में। स्मॉल कैप फंड्स को लेके आपका क्या थॉट है? लाइक क्या आपका भी प्लान है आप लॉन्च करोगे स्मॉल कैप फंड्स? दूसरी चीज़ कि इंडिया में अभी थीमेटिक फंड्स का बहुत क्रेज़ चल रहा है, लोग डिफेंस फंड्स, ईवी फंड्स वगैरह सब खरीद रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि यार इनमें एक टाइम के लिए रैली आती है, फिर ये सैचुरेट हो जाते हैं और फिर लोगों का पैसा उसमें अटक जाता है। तो इफ़ किसी इन्वेस्टर को डिसाइड करना है कि कौन से थीमेटिक फंड में डालना है, तो कैसे डिसाइड करे, या फिर डालना है भी या नहीं और इंडेक्स फंड पे ही टिके रहे हैं? नहीं, सो पहला तो आपने स्मॉल कैप फंड का पूछा, तो स्मॉल कैप फंड एलोकेशन में हो सकता है डेफिनेटली। हमारे भी प्लान्स हैं आगे। स्मॉल कैप इंडेक्स फंड तो लॉन्च हो ही चुका है अलॉन्ग विद द इंडेक्स फंड्स। एक्टिव फंड में हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स में रहेगा डेफिनेटली, बट नॉट इन द इमीडिएट नेक्स्ट 6 to 9 months plans, I would say, नहीं है। थीमेटिक फंड्स ऑफ कोर्स आई थिंक मोर कुछ सेक्टोरल फंड्स आ जाते हैं थीमेटिक में, फिर जो बाकी म्यूचुअल फंड्स में क्वांट फंड्स लॉन्च हुए हैं वो थीमेटिक में आ जाते हैं, बिकॉज उसका अलग से कैटेगरी है ही नहीं फ्रॉम सेबी। सो एनीथिंग विच इज़ नॉट इन द ट्रेडिशनल कैटेगरीज बिकम्स अ थीमेटिक फंड। तो इसलिए आपको वहाँ वेराइटी ज़्यादा मिलती है, बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप सारे फंड्स लाइक टू लाइक नहीं कंपेयर कर सकते। अब वहाँ पे जैसे आपने बोला ईवी या डिफेंस फंड है और फिर एक क्वांट फंड है या एक कोई और सेक्टर का फंड है, अब वो तीनों को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। सो आई थिंक उस एंगल से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर के लिए मेरा ये पर्सनल व्यू है कि ऑब्वियसली कुछ इंडेक्स फंड्स होने ही चाहिए, और उसमें अगर आप अपने रिस्क एनालिसिस के हिसाब से आपको मिक्स करना पड़ेगा। अगर आप लो रिस्क हो तो फिर स्मॉल कैप फंड में आप क्यों जाओगे, आप लार्ज कैप और मल्टी एसेट फंड में रहोगे फॉर एग्जांपल। तो पहले तो अपना रिस्क बजटिंग, रिस्क टॉलरेंस आपको डिफाइन करना है, उसके हिसाब से हैव अ फेयर रिस्क रिवॉर्ड ऑब्जेक्टिव, और उस रिटर्न ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फिर आप डिज़ाइन करोगे, जिसमें कुछ इंडेक्स फंड्स, कुछ मल्टी एसेट टाइप फंड होने चाहिए, और फिर आपके उस एसेट एलोकेशन के हिसाब से कुछ गैप बच रहा है तो वो आप थीमेटिक फंड से पूरा कर सकते हो। एक क्वेश्चन मेरा ये था कि यार गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है कि मतलब जैसे जो टेक्नोलॉजी और एआई है ये ट्रेडिशनल फंड मैनेजर्स को रिप्लेस कर सकती है? इज इट लाइक कोई पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की? नहीं, सो माय व्यू इज मिक्स्ड कि बोथ आर रिक्वायर्ड। हमारे इस फ्लेक्सी कैप फंड में भी आपने देखा होगा कि हम बात करते हैं कि बोथ ह्यूमंस एंड मशीन इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑब्वियसली सिस्टमेटिक प्रोसेस जब हम कहते हैं तो रूल बेस्ड हो जाता है, इसलिए वो ज़्यादा ऐसा मशीन साउंड करता है, लेकिन देयर इज़ इनफ ह्यूमन इनपुट्स गोइंग इन फ्रॉम द डिज़ाइनिंग ऑफ द मॉडल्स, कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं नहीं हैं। ऑब्वियसली उसमें बाद में मैथमेटिकली हम देख रहे हैं कि हम किसका एफिकेसी आ रहा है, किसका प्रोबेबिलिटी बेटर है, लेकिन कौन से यूज़ करने हैं नहीं करने हैं, इवन इन द स्क्रीनिंग वो भी ह्यूमंस ही डिसाइड कर रहे हैं। फिर कौन से
मेट्रिक्स की क्या एफिकेसी आ रही है नहीं आ रही है अबव सर्टन कंस्ट्रेंट्स, वो भी ह्यूमंस डिसाइड कर रहे हैं. एंड देन इन द फाइनल प्रोसेस ऑल्सो सेक्टर स्टॉक्स के क्या वेरिएशंस हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फिल्टर्स, ये सब चीज़ें ह्यूमंस का एलिमेंट आ रहा है. तो हमारे प्रोसेस में भी वाइल लार्जर कंपोनेंट इज सिस्टमैटिक, लेकिन देर इज इनफ ह्यूमन इंटरवेंशन in the systematic process and otherwise to say that it is a mix. And similarly, I think generally for the industry, even in the long run, I think humans will remain as important. And AI, machine learning, ये tools हैं, इनको जितना आप smartly और better way में use कर सकते हैं to make your processes more efficient, and more scalable. I think that is the better way to go. We have a quick rapid fire round with you. तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको जल्दी जवाब देना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिव फंड्स या पैसिव फंड्स? Active for me. इंडियन मार्केट्स या यूएस मार्केट्स? Indian. फ्यूचर स्ट्रेटजीज या ऑप्शन स्ट्रेटजीज? Future strategies मतलब just futures and options derivative related या डेरिवेटिव रिलेटेड? our future strategies? नहीं, लाइक ऑप्शन या ऑप्शन में डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन का मिक्स? Mixed is always better. मिक्स, ओके. थोड़ा चेंज करते हैं. इंडियन फूड या फिर कॉन्टिनेंटल या फिर दूसरा कुछ? All types of food. All types. Variety. ओके. व्हाट्स योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? I like to go to different places all the time. Okay. Same जगह जाके क्या फायदा? अभी रिसेंटली आप कहाँ पे गए हो, लाइक घूमने वगैरह? Recently Singapore, just before joining Geo BlackRock, because daughter ने कोई 1 week का कोर्स किया था US में, तो उनको ड्रॉप करने गया था. एंड देन वो बहुत ही छोटी थी जब हम सिंगापुर घुमाने ले गए थे, उसको तो ज़्यादा याद भी नहीं था, कम टाइम बचा था उसके पास इन द हॉलीडे, सो वी थॉट कि सिंगापुर में ही घूम लेते हैं. तो आपको आई थिंक 2 से 3 महीने ही हुए हैं यहाँ पे आए हुए, तो हाँ जी. अभी तक कैसा लग रहा है आपको, लाइक? वेरी एक्साइटिंग, बिकॉज बहुत सारे प्लान्स हैं हमारे, और बहुत कुछ करना है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन, लर्निंग अवेयरनेस टू द मार्केट, रीचिंग आउट टू clients and explaining them all these things. So on all angles, from investment to technology to the sales and communications, बहुत काम है, और each of these things really excites me. तो hit the ground running, but very happy and excited. मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर किसी टीनेजर को क्वांट में अपना करियर बनाना है तो उसका जर्नी कैसा रहेगा, मतलब उस कौन सा कोर्स कर सकता है या फिर कैसे पूरा प्रोसेस रहेगा? जी, अभी तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल ही जाता है. सो इन जनरल आई थिंक क्यूरियोसिटी एंड रीडिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. जैसे हमारे टाइम पे, मेरे टाइम पे भी मैंने ऑन द जॉब पिकअप किया, जैसे कि हमने बात की. ऑब्वियसली कम कंटेंट होता था उस टाइम पे, बट फिर भी अ लॉट ऑफ लर्निंग, डिस्कसिंग विद पीपल इज़ व्हाट हेल्प्ड मी. कोर्सेज तो अब बहुत सारे हैं, उस समय कम एक्सेस था, पता भी कम था. अब तो आपको सारे कोर्सेज का पता चल ही जाएगा ऑनलाइन. सो ऑब्वियसली कोर्सेज में जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, देर आर सम इंडियन थिंग्स यू कैन डू, सम ग्लोबल थिंग्स, देर आर सम फ्री कोर्सेज लाइक वर्ल्ड क्वांट कुछ फ्री कोर्स भी करता है, बट दैट इज़ मोर ऑन फाइनेंशियल इंजीनियरिंग साइड. उसके पहले अगर आपको स्कूल या अर्ली पार्ट ऑफ कॉलेज में भी कुछ करना है, देर आर अदर सिंपलर थिंग्स यू कैन डू. सो वो आप फिगर चेक करके आप अपने खुद के थॉट प्रोसेस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. बट इन जनरल आई थिंक लर्निंग एंड रीडिंग थ्रू बुक्स, आर्टिकल्स, globally what is happening, developments, all that really helps in shaping up, because जो भी आपके experiences होने वाले हैं, 90% of that already someone has experienced and done. So more you can read about it, I think वो learning curve faster हो जाता है once you start, getting involved in the job. Yeah. And finally, of course, it's not always possible, लेकिन अगर आपका कोई mentor हो सके, तो I think it can really help. मेरे टाइम पे अनफॉर्चुनेटली लोग थे ही नहीं. आई वॉज अमंग द फर्स्ट पीपल ट्राइंग टू डू दिस इन इंडिया. लेकिन नाउ यू विल गेट अ लॉट ऑफ पीपल. सो हैविंग अ मेंटर ऑल्सो हेल्प्स, बिकॉज समटाइम्स यू विल बी वेरी कंफ्यूज विद वेरी सिंपल थिंग्स, एंड दैट अ सिंपल डिस्कशन कैन सॉर्ट इट फॉर यू. Got it. Thank you so much. It was an amazing session. Thank you. Happy to be on the show.